हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है, ये हमारा अंशाल पेपर है जिसमें सेट नंबर 7 हम देख रहे हैं। 2024 का ये सेट नंबर 7 पेपर है और इसका पेपर कोड जो है 822HZ है। इसके पीछे के वीडियो में आपने सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक देखा। ये हमारा सेट नंबर 7 है और अगर आप वह वीडियो न देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जा कर के आप देख सकते हैं। और इसी चैनल पर कंस्ट्रक्शन यानी ज्योमेट्री संबंधी तथा संस्कृत संबंधी आपके लाइव क्लास चल रहे हैं, जो 11 बजे से डेली लाइव क्लास आता है, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसमें आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, पोस्ट डाला जाता है। अगर किसी दिन क्लास दूसरे समय पर चेंज होती है तो डायरेक्ट आप लाइव क्लास देख सकते हैं और उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न समस्या है तो डायरेक्ट उसमें आप हमसे चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। और संस्कृत मिस्टर यस के सर द्वारा पढ़ाया जाता है और उसमें जो समस्या है उनसे आप पूछिए। तो ये हमारा जो समय है ये 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक 70 नंबर का आता है। निर्देश हमारा जो हमने सेट नंबर 1 में पाया था वही निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के आगे जो अंक रहेंगे वो लिखे रहेंगे। बाकी कौन सा कितने अंक का है, किसमें कितना खंड करना है, जो निर्देश पहला था वही आपका रहेगा। इसमें आगे हम आपको बताएंगे। 20 प्रश्न हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो एक एक नंबर का आता है उसका ऑप्शन दिया रहेगा और आपको केवल ऑप्शन में कौन सही है कौन गलत है वही आपको जानना है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ये दिया गया है कि परिमेय संख्या होगी। इसमें नीचे ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब है जो कड़ी के अंदर न हो, अर्थात जिसको हम बाहर निकाल सकें, अर्थात जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। PQ दोनों पूर्णांक हो, Q का मान 0 न हो, उसी को हम परिमेय कहते हैं। ये का रूट के अंदर 2 है, इसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। रूट के अंदर 3, ये भी सॉरी, ये हमारा अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय है। कैणी के अंदर जो 9 दिया गया है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल तो 3 आएगा, कैणी से बाहर हो गया, तो यही हमारी जो संख्या होगी वह परिमेय बनेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि किसी द्विघात समीकरण y बराबर x² प्लस बी एक्स प्लस सी करा ये 0 न हो कि ग्राफ का आकार होगा। आप थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानेंगे तो ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस होता है। अगर हम बात करें, अगर एक घातीय समीकरण होता है ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का, जिसको हम एक घातीय समीकरण कहते हैं, तो उसमें लाइन हमारी जो होती है सीधी होती है, चाहे जहां से जाएगी वो सीधी लाइन जाएगी। लेकिन ये द्विघात है। अब द्विघात में क्या होता है ये हमें जानना है। तो द्विघात समीकरण जो भी रहेगा उसमें जो हमारा कर्व बनता है, लाइन बनती है द्विघात में, या तो इस तरह से रहेगा, 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 और इसको हम कहते हैं परवलय। तो ये हमारा परवलय हो जाता है। इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन होगा वह परवलय वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीधी रेखा एक घाती होता है। वृत्ताकार का जो समीकरण का सूत्र होता है वह x² प्लस by² बराबर c² के रूप का होता है। तो चूंकि इस रूप का है नहीं, केवल द्विघात है, दो x और y दोनों नहीं है, केवल x है, और द्विघात समीकरण का जो ग्राफ बनता है वह परवलयाकार होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि समीकरण निकाय x/a बराबर है y/b और दूसरा है ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b² में y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ हम देखेंगे y का मान क्या मिलेगा। तो हमारे पास दो समीकरण हैं,
एक समीकरण है हमारा, एक समीकरण हम कलर को चेंज कर लेते हैं। एक समीकरण हमारा है x अपान ए बराबर है y अपान बी, और दूसरा समीकरण हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ हम बात करें तो हमें मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है y का। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ x का मान अगर हम निकालेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे, x बराबर ए वाई अपान बी हो जाएगा। यहाँ रखेंगे a इंटू एक्स का मान ए वाई अपान बी होगा प्लस बी वाई होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ये ए स्क्वायर बन गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई वाई दोनों में है तो दोनों में से हम वाई कॉमन ले लेंगे, अपान बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ भाग होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो वाई बराबर हमें बी मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 4। क्या दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो, अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका मतलब जो विविक्तिकर डी होता है इसका मान जो होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि अगर माइनस आएगा तभी इसका मान वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब हम यहाँ आ जाएंगे तो विविक्तिकर डी को हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये छोटा होगा 0 से। हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हैं। ए का मान एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए का मान हमें मिल जाएगा 1। बी का मान यहाँ से आएंगे तो -4 होगा, सी का मान यहाँ से आ जाएंगे तो हमें ए मिल जाएगा। अब हमारा ये सूत्र चूंकि कैपिटल बनेगा क्योंकि हमारा स्मॉल दिया गया है, तो बी का मान हमें यहाँ से मिला -4 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 मिला और सी का मान यहाँ से हमें ए मिल गया, और ये कह रहा है 0 से छोटा होना चाहिए। तो 4 चौक 16 बना -4a बना और ये छोटा होगा 0 से। अगर हम राइट में ले जाएंगे तो 16 और यहाँ 4a यहाँ बन जाएगा, 4 चौक 16 यानी मिल क्या गया, 4 छोटा है a से, या कह सकते हैं a बड़ा है 4 से। या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा मिल रहा है, ए बड़ा है 4 से और ए बड़ा है 4 से, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि दूसरे में यहाँ देखेंगे ये 4 छोटा है, तो 4 छोटा तो है नहीं, बड़ा कह रहा है, यहाँ ए बड़ा होना चाहिए और ए बड़ा हमारा ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कह रहा है, अनुक्रम करनी में 2, 2 करनी में 2, 3 करनी में 2 का डॉट डॉट 10वां पद आपको ज्ञात करना है। ये हमारा समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में n वां पद जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनता है, यानी हमारा यहाँ प्रथम पद a है। तो a बराबर क्या दिया है, पहला पद जो करनी में 2 है, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो d आएगा, 2 करनी में 2 में से 1 करनी में 2 घटा देंगे तो 1 के करनी में 2 बच जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे 10वां यानी n बराबर हमें 10 मिला हुआ है, तो हम T10 निकालेंगे तो ये बनेगा, a का मान यहाँ से निकालेंगे करनी में 2 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा और d का मान हमें मिल जाएगा, यहाँ हमने सॉल्व किया है करनी में 2 आ गया, तो ये बन गया करनी में 2, 10 में से घटा दिए तो 9 करनी में 2, 9 और 1 मिला के हमें क्या मिला, फिर 10 करनी में 2 आ गया। लेकिन इस तरह से हमारा आंसर नहीं है, तो 10 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो 2 गुणे 10 का स्क्वायर यानी 10 दहा में 100 दूनी 200 बन जाएगा। करनी के अंदर हमें 200 मिलेगा और करनी के अंदर 200, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो दिया जाएगा वह आपका स्लो बताया जाएगा और वीडियो को आप लाइक कर देंगे। आप पढ़ते रहिए। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है, परीक्षा नज़दीक आएगी तो इसका भी हम क्या करेंगे, लाइव लेक्चर चालू करेंगे। इसलिए जिस टॉपिक पर, मैथ के जिस चैप्टर पर आपको लाइव लेक्चर चाहिए या अनसाल पेपर का, जिस सेट का अनसाल पेपर का लाइव लेक्चर चाहिए, आप कमेंट करके भेजेंगे। कमेंट को देखते हुए जिसका कमेंट ज़्यादा आएगा उसी के अनुसार आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला प्रश्न हमारा 6 है। क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य का मतलब समांतर माध्य में ज्ञात करना है। क्योंकि हम समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन होता है। यहाँ पर हमें एफ एक्स दोनों चाहिए। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो वर्ग अंतराल होगा, उसके बाद हमारा आवृत्ति एफ होगी या माध्य हम कह सकते हैं, माध्य, यानी उसके बाद हमारा बनेगा आवृत्ति एफ, उसके बाद हमारा बनता है एफ एक्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और हमारा 20 तक दिया गया है। 2 4 6, यहाँ आ जाएंगे 2 4 6, उसके बाद 10 है। अब इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं तो ये हमारा जो बनता है ये माध्य बन जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5, क्योंकि 2 का भाग भी देना है। 15 में 2 का भाग दे देंगे 7.5, 7 5 12.5, 12 5 17.5। इस तरह से दोनों जोड़ जोड़ के भाग दे देंगे। गुणा करेंगे 2.5 2.5 5 हो जाएगा। फिर आगे मिलेगा, यानी 7 दूनी 14, 15 दूना 30 बनेगा। इसका गुणा करेंगे 12 छंग 72 और 3 75 बन जाएगा। फिर आगे आएंगे, यानी 10 का गुणा करेंगे तो 175 आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 10 का गुणा होगा तो 175 आएगा। अब हम जोड़ेंगे 5 5 10, 5 15 5, हासिल 1 होगा, 7 7 14, 14 और 3 17, 1 18 की 8, हासिल 1 होगा। अब हम ये टोटल जोड़ लेंगे, 10 6 16 4 20 2 22 बन जाएगा। तो हमें मिला 28 5, यानी इसका मान हो गया 28 5 और बटे हमें 22 मिला। अब हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 28 5 में जब 22 का भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, 22 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 6 और 5, 22 तिहैया नहीं, यानी हमें एक बार मिला दशमलव, सॉरी अभी हम दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 ऊपर से उतार चुके हैं। 22 दूना 44 बन जाएगा और यहाँ आ जाएंगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 21 हो गया। दशमलव लगा के 0 लगाएंगे। अब 22 नवैया जाना चाहिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी 12.9 समथिंग करके, तो 12.9 समथिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हमें लगाना नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन मिल चुका है। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रश्न संख्या 7। करा यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज का DEF में AB बटे DE, BC बटे FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। यहाँ हम आ जाएंगे, हमारे पास 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा DEF है। अब उसने क्या कहा, AB और DE, जो AB है वह DE के साथ अनुपात बराबर है। दूसरा हमारा BC वाला FD, तो BC वाला FD, तो FD ये है, इसके साथ अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, अर्थात कोण B बराबर कोण D होना चाहिए, तभी ये समरूप होगा। और कोण B बराबर कोण D, हमारा ऑप्शन नंबर D सही है। बाकी और किसी में कोण B बराबर कोण D नहीं दिया गया है। बाकी और संगत कोण बराबर होंगे, हमें B बराबर D से ही संबंध निकालना था। आगे हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारा 8 क्या दिया है, करा शीर्ष O 0
4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। हम चाहेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा सकते हैं, या इसको चूंकि दिया गया है तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 0 हमें यहाँ मिलेगा, ये 0 0 बन गया। दूसरा हमारा x का मान 0, y का मान 4, 4 का मान हमें ऊपर मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0 और 4, ये एक बिंदु यहाँ मिल गया। अगला आएंगे 3 0, x का मान 3, तो 3 हमें इधर मिल जाएगा, और x एक्सिस पर हमारा y का मान 0 होता है। अगर हम बात करें यहाँ, तो अगर हम इससे मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनेगा, और कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, और 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, क्योंकि ये इसके सामने का कर्ण है 25 का वर्गमूल ये 5 हो जाएगा। अब अगर हम परिमाप निकालेंगे तो सबको जोड़ लेंगे, तो हमारे पास क्या है 4 5 और 3, 4 + 5 + 3, 5 4 9 3 12, और देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अथवा इसको आप ए, इसको बी और इसको सी मान सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर √ में, बी सी बराबर √ में, सी ए बराबर √ में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जो भुजाएं आएंगी सबको जोड़ देंगे, तब भी आपको परिमाप मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है, 3 tan A बराबर हमारा 4 कह रहा है कि हमारा 3 tan A बराबर 4 हो तो sec A का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो tan A निकालेंगे तो 3 का भाग हो जाएगा, तो 4/3 बनेगा, और tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। इससे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ये ए, एक बी और एक सी होगा, तो ए के सामने की भुजाएं लंब, लंब का मतलब ये हो गया, और आधार हमारा 3 ये है। हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे तो 5, क्योंकि 4 चौक 16, 3 त्रिका 9 25 आया, और ये कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण बराबर इसका वर्गमूल हमें 5 मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या, सेक ए, सेक का मतलब कास का उल्टा, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका बन जाएगा कर्ण बटे आधार। तो अगर हम बात करें कर्ण, तो कर्ण हमारा 5 है और आधार हमारा 3 है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 5/3, और 5/3 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है, यदि tan A + cot A बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर + cot स्क्वायर A का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है tan A और प्लस cot A, स्मॉल दिया है, हम कैपिटल लिख दिए हैं, और ये बराबर हमारा 5 है। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा A स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी cot स्क्वायर, और प्लस 2A भी होता है, तो 2 tan A × cot A बन जाएगा, और ये बराबर होगा 5 × 5 = 25 होगा। तो चूंकि tan cot का उल्टा होता है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 ले जाके हम घटा देंगे, तो हमारा बन जाएगा tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, और ये बराबर 25 - 2 अर्थात 23 आ जाएगा, और 23 हम देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर हम ले लेते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट और पार्ट मिल सके। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमारा हौसला बुलंद होगा और हम आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए प्रश्न संख्या 11 है, यदि साइन थीटा और कासेक थीटा ये बराबर दे दिया है तो आपको ज्ञात करना है थीटा का मान, लेकिन थीटा का मान 0 से लेकर π/2 यानी 90 के बीच में ही लेना है, या इसके बराबर भी ले सकते हैं, का मान आपको ज्ञात करना है।
तो आइए इसको देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर दिया गया है हमारा साइन थीटा, कह रहा है कि हमारा साइन थीटा ये बराबर है हमारा कासेक थीटा। तो कासेक को हम 1/sin लिख सकते हैं और ये भी हमारा साइन थीटा था, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर इसका हम वर्गमूल लेते हैं तो साइन थीटा यहाँ मिलेगा साइन थीटा और एक का वर्गमूल 1 प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन अगर हम माइनस ले लेंगे तो ये हमारा 90 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए हमें प्लस केवल लेना है। तो हमारा बनेगा साइन थीटा बराबर 1 और ये बराबर हो जाएगा हमारा साइन 90 का मान 1 होता है। साइन साइन इक्वल है, इसका मतलब है थीटा बराबर 90 होगा और 90 को ही हम π/2 लिखते हैं और π/2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 90 होता है इसको रेडियन में चेंज करते हैं तो ये हमारा π/180 होता है और काट देते हैं तो यही π/2 हमारा बन जाता है और यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्न संख्या आगे नेक्स्ट हम 12 ले लेते हैं। तो 12 में क्या दिया है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा ये बराबर 0 है। अगर इसको हम राइट में ले जाते हैं तो साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे कास थीटा से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टैन थीटा और कास कास कट के 1 आ जाएगा और ये होता है हमारा टैन 45 डिग्री का मान। तो टैन टैन इक्वल है, इसका मतलब है थीटा बराबर हमें 45 अंश मिल चुका है। अब हमें जो मान निकालना है वो मान निकालना है साइन थीटा प्लस कास थीटा का। यहाँ हम रखेंगे साइन थीटा प्लस कास थीटा, यानी बन जाएगा साइन थीटा मीन्स यहाँ हम निकाल चुके हैं 45 प्लस कास 45 हो जाएगा। अब ये साइन 45 का मान 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि कास 45 का मान भी वही होता है, 2/2 क्योंकि हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा। इसको काटेंगे ऊपर वाले को कणी में 2 क्योंकि 2 का मतलब होता है कणी में 2 गुणे कणी में 2 और एक कणी कट गई तो एक कणी हमारी बच जाएगी। तो हमारा कणी में 2 आंसर आया और देखेंगे यहाँ पर कहीं कणी में 2 नहीं दिया गया है, इसका मतलब है ये शायद आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पर पावर 4 और यहाँ पर पावर 4 दिया गया है। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो यहाँ पावर 4 बनाएंगे, यहाँ पावर 4 बनाएंगे तो पावर 4 होगा और ये पावर 4 हो जाएगा, ये भी हमारा पावर 4 बन जाएगा। अब आगे आते हैं इसको चेक करते हैं तो ये बन जाएगा 1 का पावर 4 1 होगा, कणी में 2 का पावर 4 करेंगे तो कणी में 2 गुणे कणी में 2 गुणे कणी में 2 गुणे कणी में 2 4 बार होगा, इसका मतलब ये 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, 2 दूनी 4 हो गया। अगला भी इसी तरह से 1/4 हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा और 2 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, 2 1 का 2 2 दूनी 4 तो हमारा 1/2 आएगा और 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा यानी ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा बाहर बिंदु हो गया, बिंदु का नाम Q है और यहाँ से हम स्पर्शी खींचेंगे तो स्पर्शी की लंबाई कह रहा है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर आगे कहा तथा Q की वृत्त के केंद्र, यहाँ वृत्त का केंद्र है, अगर हम केंद्र पर मिलाएंगे वो हो गया तो यहाँ से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, माने ये दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये पूछ रहा है हमें वृत्त की त्रिज्या, यही हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 90 बनता है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी अर्थात जो OQ स्क्वायर होगा ये बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम बात करें OQ का मान हमें 25 मिला हुआ है तो यहाँ हम रखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होगा।
25 25 में 625 होगा बराबर आर स्क्वायर प्लस 24 4 चौक 16 4 दूनी 8 दूनी 16 एक 17 की 7 2 दूनी 4 1 5। अब आर स्क्वायर बराबर अगर हम निकालते हैं तो आर स्क्वायर बराबर मिलेगा 625 माइनस 576 हो जाएगा। घटा देंगे तो ये 49 आएगा और आर बराबर निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 होगा और 7 हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 14। तो 14 क्या दिया है कि यदि एक बिंदु P से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, माने फिर वही दे दिया, हमारा फिगर यही है इसी तरह का। एक बिंदु P है और यहाँ से दो स्पर्शी, एक PA और दूसरी स्पर्शी जो बनेगी वह हमारा PB बन गया। फिर आगे क्या कहा, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। PA और PB 80 अंश के कोण पर, इसका मतलब ये कोण हमारा 80 दिया गया है। तो कोण POA, इसका मतलब यहाँ O होगा तो हमें P से O मिलाना है, O से A मिलाना है। तो अगर हम बात करें ये पूरा 80 है, क्योंकि यहाँ 90 है यहाँ 90 है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग मिला के 360 होता है। 90 90 180 हो गया, तो ये और ये मिला के 180 होता है। तो ये अगर 80 है तो ये पूरा हमारा 100 डिग्री होगा। लेकिन हमसे POA पूछा है, अर्थात ये कोण पूछ रहा है, तो पूरा कोण 100 है, इसका आधा हो जाएगा 50 डिग्री और 50 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आपको समस्या है तो वीडियो को रोक करके आप आगे पीछे करके इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर से समझिए, ये 80 दिया है, ये और ये मिला के 180 होता है, पूरा 100 हो गया। ये आधे पर जाता है तो ये आधा कोण बनेगा, 100 का आधा 50 अंश हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर। तो 15 क्या दिया है, कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा हो। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही सूत्र है। थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 दिया है, लेकिन पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर नहीं दिया है। अब हम आ जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर खोजेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एक यहाँ है और एक पाई आर स्क्वायर यहाँ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 360 बना देगा। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर मिल गया और यही हमारा सूत्र है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर उसने क्या किया है, ऊपर नीचे 2 2 का गुणा करके यहाँ 2 दे दिया और यहाँ पर 360 में 2 का गुणा करके हमारा 720 दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं 16 नंबर। कह रहा है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। कह रहा एक पाइप है और जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो मान लीजिए हमारी ये पाइप हो गई और इसका व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 4 सेंटीमीटर है। फिर क्या कहा, उसकी लंबाई, अर्थात ये पाइप यहाँ से यहाँ तक जो लंबी है वो लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, धातु का आयतन, तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बेलन है और बेलन का आयतन का यही सूत्र है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में सब में पाई है, इसका मतलब हमें पाई का मान नहीं रखना है पहला नंबर, तो हम पाई को छोड़ देंगे। आर का मान 4 ये दिया हुआ है, त्रिज्या निकालेंगे तो इसका 4/2 यानी 2 बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और एच का मान 20 है तो 20 रख देंगे। तो ये बन क्या गया, पाई 2 दूनी 4 और 4 का गुणा हम 20 में करेंगे तो 20 चौक 80 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 80 पाई हो जाएगा। 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर होता है, तो 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं 17।
क्या कहा, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, माने आधा गोला है, पूरा नहीं। तो अगर हम पूरे गोले की बात करें तो पूरा गोला ये होता है और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम आधा गोला करते हैं तो आधे गोले का जो वक्रपृष्ठ नीचे वाला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। लेकिन ऊपर एक वृत्त और बना हुआ है पाई आर स्क्वायर, और इसने आपसे पूछा कुल। अगर हमसे पूछता केवल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तब तो हम यही लिखते, लेकिन कुल कह दिया तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, और 3 पाई आर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक का मतलब मध्य वाला वर्ग। मध्य वाला वर्ग निकालने के लिए ये जो हमारा f का मान दिया है इसी को जोड़कर हम 2 का भाग दे देते हैं, n/2। तो ये बनेगा 8 2 10, 10 में 12 22, 22 और 18 यानी आपका 40 10 50 आ गया। तो ये हमें मिला 50, 50/2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 हम देखेंगे मिलेगा कहाँ, इसके लिए हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। वर्ग अंतराल होता है, फिर दूसरा हमारा f होता है, तीसरा हमारा CF होता है। तो वर्ग अंतराल में हमें मिलेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। आगे हम देखेंगे हमारा 40 से 50 दिया गया है, 40 से 50 हो गया। अब हमारा जो f का मान है 2 8 12 18, 2 8 12 18 और अगला हमारा 10 है। ये हम लिख देते हैं, अगले में जोड़ के लिखते हैं, 8 2 10 होगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 22 बनेगा, 22 18 जोड़ेंगे 40 बनेगा, और यहाँ जोड़ देंगे तो 50 बनेगा। इसी को आप जोड़ोगे तो इसके बराबर आता है n का मान, वही आपने यहाँ 50 लिया था। और ये देखेंगे हमारा इस CF में कम से कम किस में मिलेगा, तो 25 हमारा 2 में तो मिलेगा नहीं, 10 में नहीं मिलेगा, 22 में भी 25 नहीं मिलेगा, इस 40 में मिल जाएगा। तो इसको अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो माध्यक वर्ग यही बनेगा। तो माध्यक वर्ग क्या बना, 30 से 40। अब हम देखेंगे हमारा माध्यक वर्ग कहाँ दिया गया है। सारी इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो जानते रहिएगा 30 से 40 वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही रहेगा। अगला हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 19। तो 19 में क्या दिया है कि एक बारंबारता सारणी का माध्यक क्रमशः पहला माध्य दे दिया है, दूसरा हमारा माध्यक है, और आपसे पूछ रहा है इसका बहुलक। तो हमें एक सूत्र मिलता है, वह सूत्र हमारा होता है बहुलक बराबर, हमारा सूत्र है बहुलक, और बहुलक बराबर होता है हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यक और -2 माध्य होता है, यही सूत्र है। अब यहाँ आएंगे 3 गुणे माध्यक, तो माध्यक का मान हमारा ये दूसरा वाला है, क्योंकि माध्यक दूसरा दिया है तो माध्यक का मान 35 है, तो 3 गुणे 35 -2 गुणे माध्य हमारा 30 है, तो 30 रख देंगे। तो 35 यहीं 105 होगा, और 30 दूनी 60 होगा, इसमें से ये घटेगा तो 60 40 100 यानी 40 5 45 मिल जाएगा, और 45 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी 45 है, और यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 19। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या हम 20 को लेते हैं। तो 20 में क्या दिया है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटती है इसका मतलब उसमें से चाहे जो अंक आ जाए वही होगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से घटने के लिए जो प्रायिकता होती है एक होता है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से घटने की प्रायिकता जो बनता है वह हमेशा 1 होगा, और कभी न घटने की प्रायिकता जो होती है वो 0 होता है।
तो निश्चित रूप से घटने की प्रायिकता 1 होगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 20 तक। जो एक एक नंबर के प्रश्न थे इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। और लाइव क्लास देखने के लिए इसी चैनल पर आप ज्योमेट्री की लाइव क्लास इस समय चल रही है और संस्कृत की व्याकरण का लाइव क्लास चल रहा है, तो आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स।